हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके द व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं और अब तक आई थिंक लगभग 40-50 डिफरेंट इमिग्रेशन टॉपिक्स पे हम वीडियोस को डिलीवर कर चुके हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि भाई बड़े आसान अल्फाजों में हम जो है ना आप तक इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप तक डिलीवर करें, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप किस प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल हैं और कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, गवर्नमेंट ने कुछ रीसेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं जिससे बड़ा क्लियर इंटरेस्ट पता चलता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है। तो आने वाले वक्त में जो मेरी जो अपनी प्रोडिक्शन है या जो मैं जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ, उससे लगता है यही है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट मेनली ये है कि लोग ज़्यादातर रीजनल साइड पर सेटल डाउन हो। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनआईपी है, जिस तरीके से उस पर मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है, उसको परमानेंट पाथवे बना रही है और इससे रिलेटेड दो इमिग्रेशन के पाथवेज आ रहे हैं। बट ज़्यादातर प्रायोरिटी आप देखेंगे रूरल साइड पर ज़्यादा है, क्योंकि जो मेन सिटी है ना ये ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। और आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी जो है ना वो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कंसल्टेंट शायद ये प्रॉमिस करता है कि भाई ओंटारियो जाओ, टोरंटो जाओ, या फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कोलंबिया जाओ, वैंकूवर, इस तरह के बिग सिटीज़ में भेजते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर कमीशन उसमें जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में भी रेफर कर रहे हैं तो वो 20-25-30% अपना कमीशन ले रहे होते हैं। तो उनको इतना इमिग्रेशन से मुझे नहीं लगता उनको इतना कंसर्न होता है। फिर लोग यहाँ पर इतना स्पेंड कर आते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो बड़ा ही क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने आने वाले वक्त में अगर आपने कनाडा इमिग्रेट करना है, आपने स्टूडेंट वीज़े पे आना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप रीजनल साइड को फोकस करें और आप रीजनल कम्युनिटीज़ में सेटल डाउन हो, जब तक एटलीस्ट आपकी पीआर सिटीजनशिप के मामला नहीं हो जाते। ठीक है जी। इसी के हवाले से आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। और ये कनाडा की ऐसी रीजन है जिसमें लोग जाने से घबराते हैं। और मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो वहाँ रहे हैं और वहाँ से उन्होंने इमिग्रेशन ली है, अपनी सिटीजनशिप ली है और फिर वो यहाँ कैलगरी में सेटल डाउन हो गए। तो क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वाक़ई इंटरेस्ट है कनाडा पीआर लेने में, कनाडा की इमिग्रेशन लेने में, तो देखें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सजा के प्लेट में दे देंगे। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच रखनी है और ये बड़े रीजन्स को टारगेट नहीं करना है। आने वाले वक्त में आपने छोटे सिटीज़ को, इन रूरल कम्युनिटीज़ को टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम्स हैं। आरएनआईपी के अंदर कम्युनिटीज़ अभी मज़ीद जो हैं वो ऐड करेंगे, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपने बड़ा अपना होमवर्क करके आपने यहाँ का स्टेप लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ कनाडा आते हैं और फिर आपको इवेंचुअली पीआर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पढ़ाई भी करनी, स्टडीज़ भी करनी है, उसमें भी आपने 50-70-80 हज़ार लाख डॉलर लगाना है। एंड देन उसके बाद किसी को आपने पे करके जो है वो वर्क परमिट या लीव में लेना, वो वर्थ नहीं है, राइट। तो इससे बेटर ये आप शुरू से अपना होमवर्क करके चलें। तो देखिए कनाडा में 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज़ हैं। आज हम बात करने वाले हैं, अब तक हमने डिफरेंट प्रोविंस के ऊपर पीएनपी लेवल पर मुख्तलिफ वीडियोज़ अब तक डिलीवर किए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज़, ठीक है जी, NWT, राइट। यूकॉन एक सेकंड टेरिटरी है, नूनावट 3 टेरिटरीज हैं कनाडा में, 10 प्रोविंसेस हैं। अच्छा, ये जो सारी जो जितनी भी टेरिटरीज हैं ये कोल्डेस्ट रीजन एरियाज में आता है, मतलब ये ठंडे तरीन इलाके हैं कनाडा के। और यहाँ -60 -70 तक टेम्परेचर हिट करता है और ज़ाहिर नेचर के बहुत क्लोज है। और ज़ाहिर है आप पोल के बिल्कुल करीब हैं, तो वहाँ पर कोल्ड बिल्कुल एक्सट्रीम में हिट करती है। तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं वहाँ सेटल डाउन होने में। तो जी आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज़ की। और ये NWT जो है वो कनाडा की एक टेरिटरी, जैसे मैंने बताया है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोविंस लेवल पे नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं और आज इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे टीयर्स आते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी इनका एक प्रोग्राम है। तो मेनली हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर के हवाले से, जिसमें 3 से 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं, नॉट स्ट्रीम्स एक्चुअली, डिफरेंट टीयर्स आते हैं। और अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें आता है और तो आप बेसिकली विद लो CLB और विद मिनिमम एजुकेशन जो है आप इस प्रोविंस के अंदर इमिग्रेट कर सकते हैं। बेनिफिट इस टेरिटरी के अंदर इमिग्रेट करने का ये जी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, लोग कम है, चैलेंजेस कम है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। और जिस तरीके से आपको ये जो क्राउडेड सिटीज़ हैं वहाँ पर जिस तरह आपको कुछ पे करके आपने मामलात करने होते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब ऑफर लेने के लिए आपने पे करना होता है, इन जगहों पर जो है एक्चुअल में लोगों की नीड है। तो जी मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज़ का जो ये PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जॉब्स किस किस तरीके से इस टेरिटरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें जी आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सर्कल में। और इसके साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा ये चीज़ इंक्लूड करता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट। मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में ये वीडियो आप तक डिलीवर कर रहा हूँ।
और क्या था, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज की मेन इमिग्रेशन वेबसाइट है। और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज नॉमिनी प्रोग्राम ये मेन गवर्नमेंट की स्ट्रीम्स है, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के हवाले से। अच्छा जी, ये जो स्ट्रीम है गवर्नमेंट की, ये बड़ी ही बढ़िया स्ट्रीम है। इसके अंदर टीयर 0, 1, 2, 3 के सारे ही ऑक्यूपेशन इसमें फॉल करते हैं। और इसमें जो है वो रफली 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और इसके अलावा बेसिकली एम्प्लॉय ड्रिवन स्ट्रीम है, इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय ड्रिवन स्ट्रीम्स क्या होती हैं। और इसके देखें डिफरेंट बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ रहने के। आपको टैक्स में भी काफ़ी सहूलत मिलती है। बेसिकली अलग अलग तरह के जो है ना यहाँ पर बेनिफिट्स हैं। प्रोविंशियल बेनिफिट्स अलग हैं, आपको गवर्नमेंट लेवल पे फेडरल बेनिफिट्स अलग मिलते हैं, तो आपको फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट होता है। तो देखें, ये जो मेन प्रोग्राम है नॉर्थन वेस्टर्न टेरिटरीज नॉमिनी प्रोग्राम, इसके अंदर स्किल्ड वर्कर आता है, एनडब्ल्यूटी एक्सप्रेस एंट्री आता है, और मेनली आज का हमारा फोकस है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के ऊपर। अच्छा, लोग काफी सवाल करते रहते हैं कि जी पीएनपी में अगर हम नॉमिनेट होते हैं हमें कितने टाइम वहां पर रहना है। देखिए, एज सच तो मैंने कहीं रिक्वायरमेंट रीड नहीं करी है कि आपको इतने 4 साल 5 साल रहना है। वो अमूमन फोकस यही होता है कि आपने उन प्रोविंस में सेटल डाउन होना है। बट इवेंचुअली ऐसा लोग होता है जो जिनको जॉब नहीं मिल रही होती है, वो चैलेंजेस होते हैं और वो वहां से मूव कर जाते हैं किसी डिफरेंट प्रोविंस में। एज लॉन्ग एज आपके इनफ बैकअप है सपोर्ट करने के लिए, आपने क्यों मूव किया, यू शुड बी फाइन। बट जनरली इशू जो है वो ऑब्जेक्शन जब आ सकता है जब आप पीआर अप्लाई कर रिन्यू करते हैं या फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी अपनी कॉल है, अगर आप एज लॉन्ग एज आप मूव करें किसी डिफरेंट प्रोविंस में। जनरली 2 साल कहते हैं कि आपको रहना चाहिए, बट उसके बाद अगर आप उससे पहले कहीं मूव कर रहे हैं तो आप बेसिकली मेक श्योर करें कि आपका अपना होमवर्क हुआ हुआ, आपके डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस हो सपोर्ट करने के लिए। जब आपसे गवर्नमेंट सवाल करे कि भाई आपने क्यों मूव किया, तो आपको बताना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये जो कैटेगरी है जी स्किल्ड वर्कर वाली, इसमें 0, 1, 2, 3 के सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं। ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा देखिए, इसमें सीन इस तरीके से 0, 1, 2, 3 के अंदर जो पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं, नॉक जो है वो क्लासिफिकेशन, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, एक वेबसाइट जिसे आप कह सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा मॉनिटर करती है। इसमें ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन किस स्ट्रीम में आता है। टीयर 0 के अंदर सारी मैनेजमेंट जॉब्स आ जाती हैं, मैनेजर सुपरवाइजर इस टाइप की पोजीशन आ जाती हैं। टीयर 1 में प्रोफेशनल जॉब्स आ जाती हैं। टीयर 2 एंड 3 के अंदर टेक्निकल एंड स्किल ट्रेड्स की जॉब्स आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सीन इस तरीके से जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको इस टेरिटरी के अंदर एम्प्लॉयर को अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है, तो वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जॉब पब्लिश करता है। और अगर उसको लोकल बंदा नहीं मिल रहा है, तो लाइक उसको फिर बेसिकली बंदा चाहिए होता है, या फीमेल या फीमेल चाहिए आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ टेरिटरी, राइट। तो फिर वो जॉब्स को पब्लिश करते हैं, आपको जॉब को अप्लाई करना है और इवेंचुअली आप उसके थ्रू आगे आके जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। हम थोड़ा सा भी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, ये 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू आप इस टेरिटरीज में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स में एंड फैमिली मेंबर्स जो हैं स्टेरिटीज में रहे हैं, येलो नाइफ के अंदर जो एक सिटी है, या उसको आप कह सकते हैं एक पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज का। और लोगों ने वहां से नॉमिनेशन लिए, जॉब्स लिए, इवन वर्किंग ऑन अ पिज्जा शॉप, राइट, वहां से उनको नॉमिनेशन मिली है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप कनाडा वाइड कहीं भी हैं तो मेक श्योर करें आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब अप्लाई करें। जैसे आपको जॉब मिलती है, फिर आगे काम सारा एम्प्लॉयर का है कि उसने किस तरीके से आगे लीनियर लेना है। तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने सबमिट करनी है गवर्नमेंट को कि भाई हमें बंदा लोकल मार्केट से नहीं मिल रहा है। और ज़ाहिर है जॉब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये सारी एम्प्लॉयर की चीज़ें जो एम्प्लॉयर ने इसको हैंडल करना है। तो जैसे ही आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। एम्प्लॉय ने मेक श्योर ये करना है कि आपको जो वेज ऑफर कर रहा है वो इंडस्ट्री वेज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा की मीडियम वेज रेंज जो है उसको फॉलो करती हो। ठीक है जी। और इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने की कि अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, लेट्स से अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हैं, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज जो है वो आपको यहाँ पर वैलिड वर्क परमिट के लिए सपोर्ट कर सकती है। विदाउट अ वैलिड परमिट अगर आप हैं, आपके पास कोई परमिट नहीं है, तो आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन में गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। समझना जरूरी ये है कि ज़ाहिर है उनकी मेन प्रायोरिटी ये है कि बिजनेस को अगर वाकई कनाडा वाइड या फिर टेरिटरीज में कहीं बंदा नहीं मिल रहा है, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आगे एनटीएनपी में कंसिडर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन विदाउट अ वैलिड वर्क परमिट। तो फिर वो जो है ना एम्प्लॉयर्स की सिचुएशन को बिजनेस केस टू केस उसको वैलिडेट करेगी, वेरीफाई करेगी, देखेगी। अगर नहीं है वाकई में, देन बेसिकली एक्सेप्शनल सिचुएशन में जो है फिर आप पाकिस्तान इंडिया से भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर करें आप जॉब्स को अप्लाई करें। क्या पता भाई आपकी किस्मत में हो, और मेज प्रॉब्ली अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो है गवर्नमेंट वो नॉमिनेट कर दे वर्क परमिट के थ्रू। बट मेनली प्रायोरिटी इनकी ये होती है कि जी जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिनका लीगल स्टेटस है, वो इस प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेट करें या नॉमिनेट करे गवर्नमेंट, और वो वहां पर जाके सेटल डाउन हो नॉर्दर्न वेस्टर्न टेरिटरीज में। एयर ट्रैवल कॉस्ट ये सबसे बढ़िया चीज है जी। अगर आपको जैसी नॉमिनेशन आपकी अप्रूव हो जाती है और आपको एम्प्लॉयर ने बुलाना है, तो सारी एयर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कॉस्ट जो है आपकी, वो आपको एम्प्लॉयर भरेगा, नॉमिनी उसको नहीं पे करेगा। और
आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी आगे पीआर नहीं हो पाती है या फिर आपका एम्प्लॉयर एनटीएनपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आप वो नॉमिनी से रिकवर नहीं करेगा फीस को, और वो बेसिकली खुद ही इन सारी चीज़ों को कॉस्ट को अफोर्ड करेगा। ठीक है ना, उसको खुद ही बेयर करनी होगी एम्प्लॉयर को। सबसे बढ़िया चीज़ है ये, ट्रैवल कॉस्ट भी कवर्ड है इसमें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़ाहिर है जब आप नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 3 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और वर्क परमिट आपके पास वैलिड होना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है ना। और मतलब अगर आपके पास क्लोज वर्क परमिट है तो आपने ज़ाहिर है सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क परमिट को मीट करना है। वर्क परमिट सपोर्ट लेटर जो है वो जो नॉमिनीज होंगे उनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट लेटर देगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, जिसमें आपको एक सपोर्ट लेटर चाहिए होता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, जो कि एग्जाम्प्ट होता है लिमिया असेसमेंट के दौरान क्लोज टू देयर नॉमिनेशन नॉमिनेटिंग ऑक्यूपेशन। इसमें एम्प्लॉयर को $250 $230 के करीब रफली एक फीस पे करनी होती है। अच्छा देखिए, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस का मेन सीन ये है कि जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, या जो नौ क्लासिफिकेशन में जिस तरीके से जॉब की जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड जो एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको उस क्राइटेरिया को मीट करना है। बट जनरली स्पीकिंग आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 10 सालों के अंदर सेम ऑक्यूपेशन में जिसमें आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आपकी जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट है उस या जॉब डिस्क्रिप्शन है या नॉक कोड पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपने उसको मीट करना है। और उसके अलावा जो प्रोविंस की कोई टेरिटरीज की लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आपने उसको मीट करना है। अच्छा देखें, अगर आपकी कैनेडियन एजुकेशन है तो आपको ईसी नहीं करवाना है। ईसी के बारे में बताते रहते हैं कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट गवर्नमेंट का एक टूल है, नॉट टूल एक्चुअली, मतलब ये गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी एजुकेशन असेसमेंट्स करवाते हैं अपनी, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या वर्ल्ड वाइड कहीं की भी डिग्री है। ये 5 से 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको असेस करती हैं और उनको कैनेडियन इक्वलेंसी देती है कि फॉर एग्जांपल बैचलर जो कैनेडियन बैचलर्स के इक्वलेंट है या नहीं है। तो ये आपने मेक श्योर करना है जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के थ्रू जिसके थ्रू मैंने अपनी डिग्री एवेल्यूशन करवाई थी, आप भी करवा सकते हैं। तो डजेंट मैटर आपकी कौन सी डिग्री है, कहाँ से आपने की है, बट इस प्रोसेस के थ्रू इन वेबसाइट्स पे आप जाकर अपनी डिग्री एवेल्यूशन करवा सकते हैं ओनली अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, और वो बेसिकली आपकी जॉब इन ऑक्यूपेशंस के अंदर, ऐसे ऑक्यूपेशंस में जहां पर आपको बैचलर दिखाना है, मास्टर दिखाना है, और आपकी डिग्री कनाडा कैनेडियन नहीं है। अगर आप इस कैनेडियन क्वालिफिकेशन है देन आपको इसके लिए वरी नहीं करना है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जिसकी बड़ी ही ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लिश फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। तो डेफिनेटली आपने जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच में से कोई ना कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट अपनी शो करनी है कि जी मैं इन क्राइटेरिया को मीट करता हूँ। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन टियर 0 और 1 के अंदर है तो जी सीएलबी जो है वो 6 चाहिए, और फ्रेंच इंग्लिश में। और अगर आपका ऑक्यूपेशन जी 2 एंड 3 के अंदर है तो आपने जी दिखाना है CLB 5। ठीक है जी। 2 एंड 3 में 0, 1, 2, 3 4 ऑक्यूपेशन की क्लासिफिकेशन है। 0, 1 में आपने 6 दिखाना है, 2 एंड 3 के अंदर आपने 5 दिखाना है। ठीक है जी। चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप डाल रहे हो, नॉर्दर्न NWT एक्सप्रेस एंट्री या स्किल वर्क करो। तो ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स है जी सारी। और ये सारा आप जो है यू बेसिकली लिंक है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं इंग्लिश की इसमें आइल्स में कितनी कन्वर्जन होगी, मतलब CLB 6 जो है वो कितना बनेगा। ठीक है जी। और देखें, जैसे ही आपको एम्प्लॉयर नॉमिनेट करता है, जैसी सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, आपकी जॉब्स के हवाले से सारी चीज़ें हो जाती हैं, एम्प्लॉयर को अप्रूवल गवर्नमेंट दे देगी। और जैसे अप्रूवल देती है फिर आगे लाइक आप बेसिकली आगे फिर अपनी पीआर फाइल करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जॉब है इसमें, और आपको जॉब्स के हमने बता दिए 5-6 डिफरेंट जो रूट्स हैं आप जिसके या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, जैसे मैंने पहले बताया, अप्रूवल की जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है वो विल बी सेंट बाय ईमेल टू एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को मिलेगा। उसके बाद लाइक जो वो सर्टिफिकेट कंफर्म करेगा कि भाई आपका जो नॉमिनी अप्रूव हो गया है। इसके साथ साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि किस तरीके से आपने परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आईआरसीसी के साथ सबमिट करनी है। 6 महीने की वैलिडेशन होती है नॉमिनेशन सर्टिफिकेट की, तो आपने मेक श्योर करना आपकी सारी चीज़ रेडी हो, आईआरसीसी की जो पीआर के वाले से रिक्वायरमेंट्स है सारी आप मीट करते हो, और आपने जल्द से जल्द जो है वो अपनी पीआर अप्लाई करनी है। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है पीआर आपने अप्लाई करने के लिए आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। इसके साथ लेटर ऑफ सपोर्ट भी मिलेगा, अगर आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन चाहिए वो भी आपको उस साथ में देंगे। ठीक है जी। तो जी ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इमिग्रेशन से रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस प्रोग्राम से हवाले से या कोई भी इमिग्रेशन के हवाले से आपको कोई कंसर्न या क्वेश्चन हो तो काइंडली इसको लीव इट इन द कमेंट सेक्शन में। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। अपना बहुत ख्याल रखें जी, अपनी दुआ में याद रखें, और होपफुली मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।